नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट जून 2026 के लिए जीके की मैराथन नंबर 4 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो हमीरपुर जो है वो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है। साथियों, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के पीछे कितनी जनसंख्या रहती है, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे मानते हैं। साथियों, अगर बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी 407 है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल की हमीरपुर जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी 407 है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम है लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का जो जनसंख्या घनत्व जो है वो मात्र और मात्र 2 है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 123 है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है वो 9:7 है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 9:7 पूरे हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है, लेकिन आप ये बताइए कि किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो अगर सेक्स रेशो की बात करें तो हमीरपुर जिले का ही सेक्स रेशो भी सर्वाधिक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में भी हमीरपुर नंबर 1 पे है। आपका लिंग अनुपात में भी, सेक्स रेशो में भी हमीरपुर सबसे नंबर 1 पे है, 1095 है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका सबसे कम लिंग अनुपात किस जिले का है हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे कम लिंग अनुपात 818 किन्नौर का है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसपीटेट नॉन मेडिकल और एसपीटेट आपके हिंदी एलटी की, तो नोट्स लेना चाहते हैं तो 7876145409। और अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की, आपका भी कोई सगा संबंधी साथी तैयारी कर रहा है, तो भी आप हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 25 जून से हमारे नए बच्चों की एडमिशन शुरू हो रही है। तमाम साथी इस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मेरे भाई? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 2011 में कितना था। तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 2011 में 82.80% था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का जो आपका हिमाचल प्रदेश का 2011 के अनुसार साक्षरता दर 82.80% था, लेकिन किस जिले का आपका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था? तो लिंग अनुपात की बात करें बोले तो सेक्स रेशो की बात करें, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बोले तो जनसंख्या घनत्व की बात करें, या बात करें आपका किसकी, आपके साक्षरता दर की, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी, लिटरेसी रेट भी 88.15% किसका है? हमीरपुर जिले का है। ये तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथ ही बात, सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमीरपुर में हैं, मतलब तो 88.15% लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन सबसे कम पढ़े लिखे लोग हिमाचल प्रदेश के ही जिले में रहते हैं। तो सबसे कम साक्षरता दर 2011 के अनुसार 72.17% चंबा जिले का है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की कितनी है। तो पुरुष जो 2011 में पढ़े हुए थे वो 89.53% थे। और अगर बात करें आपके महिला की, तो महिला साक्षरता दर 75.93% था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की और बेहतरीन तरीके से बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 2011 में कितनी थी। तो 2011 में हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 68,64,602 के आसपास थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी, अगला क्वेश्चन है कि 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे मिला। तो जी, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो पहली बार जो बाबा पहाड़ी गांधी काशीराम पुरस्कार जो दिया गया था
वो दिया गया था 1990 में। साथियों ये जो पहली बार मिला था वो मिला था जयदेव किरण को, और जयदेव किरण को जो ये बाबा काशीराम पहाड़ी गांधी पुरस्कार दिया गया वो पहाड़ी साहित्य के लिए दिया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आपके जो आने वाले जितने भी एग्जाम है वहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार 1983 में दिया गया, पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 1983 में जो डॉक्टर बिरयाम सिंह थे, डॉक्टर बिरयाम सिंह जो थे, इनको पहली बार 1983 में पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार दिया गया। साथियों पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड हिंदी साहित्य के लिए जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका श्री केशव को। इनको क्या दिया है? तो इनको दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, हिंदी साहित्य के लिए दिया था। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार 1986 में दिया गया, और किसे दिया गया? तो 1986 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार 1986 में जो हिमाचल सांस्कृतिक साहित्य है इसके लिए मियाँ गोवर्धन सिंह को दिया गया था। तो मियाँ गोवर्धन सिंह को क्या मिला? पहला वाई.एस. परमार पुरस्कार हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य के लिए इनको मिला। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि पहला परशुराम पुरस्कार हिमाचल प्रदेश में किसे दिया गया? तो हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सुमन रावत को दिया गया। याद रखना है किसे दिया गया? आपका सुमन रावत को ये पुरस्कार आपका दिया गया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तमाम बातें बेहतरीन तरीके से, तमाम चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनी है? तो चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर बनी है। जो चमेरा जल विद्युत परियोजना एक है वो कितने मेगावाट की है? तो ये 540 मेगावाट की है। उसी प्रकार आपका चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है? तो चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना आपकी 300 मेगावाट की है। तो चमेरा 1 हो गया, चमेरा 2 हो गया, दोनों ही रावी नदी पर बनी है। पहली जो चमेरा 1 है वो 540 मेगावाट की है, और चमेरा जो 2 है वो 300 मेगावाट की है। उसी प्रकार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसकी जल जो उत्पादन क्षमता है वो सर्वाधिक है? तो वो है आपकी पार्वती जल विद्युत परियोजना। पार्वती जल विद्युत परियोजना 2051 मेगावाट की है, और पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पर बनी है जो कि ब्यास की सहायक नदी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तमाम बातें, तमाम चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये क्वेश्चन टैट में आ चुका है, इसी बार आ चुका है। मैंने जो भी अपने सीरीज़ में क्वेश्चन पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो शायनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल का ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है, पंजाब गवर्नमेंट के नियंत्रण में है। 110 मेगावाट का है शानन जल विद्युत परियोजना। लेकिन दिल और दिमाग में आपके एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि शानन किस नदी पर है? तो शानन भी आपका ब्यास नदी पर है, मंडी के जोगिंदर नगर में है। क्वेश्चन इस बार ये आया था कि एग्जैक्ट बताइए कि मंडी में कहाँ पर है, तो मंडी के जोगिंदर नगर में स्थित है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संजय जल विद्युत परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संजय जल विद्युत परियोजना को भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है जो कि 120 मेगावाट की है। क्वेश्चन इस बार ही पेपर में पूछा जा सकता है कि जो आपकी कोल डैम परियोजना है वो कितने मेगावाट की है? तो कोल बांध परियोजना आपकी 800 मेगावाट की है। ये सतलुज नदी पर है, और जो कोल बांध परियोजना है ना वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। ये बात आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तमाम साथियों को एक एक बात को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका जो करछम बांगटू परियोजना है वो कितने मेगावाट की? तो करछम बांगटू आपकी 1000 मेगावाट की है। करछम बांगटू भी किन्नौर में है, और किस नदी पर है? आपकी सतलुज नदी पर है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि प्रदेश में धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ? तो धामी रियासत का जो प्रसिद्ध गोलीकांड है वो 1939 में होता है। एग्जैक्ट कब हुआ ये भी बता सकते हैं, तो 16 जुलाई 1939। तो 16 जुलाई 1939 को प्रसिद्ध धामी गोलीकांड होता है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके भागमल सोथा, जो कि शिमला जिले से संबंध रखते थे, जुब्बल वाले एरिया से, भागमल सोथा के द्वारा की गई।
धामी एक रियासत है और धामी रियासत की राजधानी कई बार पूछी गई है, क्या है आपकी? हलोग है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। तमाम चीज़ों को, तमाम बातें बेहतरीन तरीके से बताई जा रही है। और हलोग में क्या लगता है? तो हलोग में आपका पत्थर का खेल मेला। भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्थर का खेल मेला हिमाचल में कहाँ लगता है? तो पत्थर का खेल मेला जो है वो धामी रियासत में आपका मनाया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। धामी रियासत की राजधानी हलोग में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया जो है, इस दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। अच्छा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है, ये उसकी आधिकारिक मुद्रा है। और साथियों, अगर बात करें, आपका येन ऑप्शन में दिया, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन आपकी जापान देश की मुद्रा है, पहली बात। वॉन मिल गई, दक्षिण कोरिया की है। आपकी भात कहाँ की है? भात, तो भात खाना, भाई भात खाएंगे कहाँ पे? थाईलैंड में। हमारे यहाँ ना चावल को भात बोलते हैं कई जगह। तो भाई आपको याद रखना है कि भात जो है वो कहाँ की है? थाईलैंड की मुद्रा है। और इसे ना थाई बहत भी कहा जाता है। भात की जगह थाई बहत भी हो सकता है और भात बहत भी हो सकता है, आपको दोनों याद रखना है। अच्छा, युआन कहाँ की है? तो युआन जो मुद्रा है वो आपके चीन की है। युआन के अलावा चीन की एक और है, रेन मिनबी। रेन मिनबी भी आपको याद रखनी है। अभी हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो ये दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? तो आपका जो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 5 सितंबर को होता है और 8 सितंबर को आपका क्या होता है? तो आपका जो नेशनल टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस हमारे देश में जो होता है वो 5 सितंबर को होता है। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो होता है आपका कब? तो वो होता है आपका 8 सितंबर को। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो किसके याद में मनाया जाता है? तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। अच्छा, कौन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और साथ में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी है। तो दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। तो जी अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी की, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वोल्गा जो है वो यूरोप की जो है वो सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और वोल्गा नदी की जो लंबाई है वो 35-30 आपका किलोमीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, चलो, वोल्गा आपकी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा कहाँ बहती है? तो वोल्गा आपके रूस में बहती है और कहाँ पे गिरती है? आपके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और नील नदी की जो लंबाई है वो आपका 66-50 किलोमीटर है। हो सकता है कि टेट नॉन मेडिकल में एक आध ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको परेशानी उठानी पड़े, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूरे हम एशिया में रहते हैं और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगजी है। कौन सी? आपकी यांगजी रिवर। और यांगजी रिवर की जब भी मैं बात करता हूँ तो यांगजी रिवर की जो लंबाई है आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, मैं महादेव का सिपाही हूँ और महादेव की कृपा से ये वीडियोज़ आपके बीच आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में तमाम साथी हर हर महादेव ज़रूर लिखे, बेहतरीन तरीके से लिखे। अच्छा, आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि भारत की सबसे लंबी तो बता ही नहीं, दुनिया की भी बता दी, एशिया की भी बता दिया, भारत की भी बता दो सर। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और गंगा की जो लंबाई है ना वो 25-25 किलोमीटर है। कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है। तो टिबिया नामक हड्डी हमारे टांग के आसपास पाई जाती है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। देखिए, टिबिया को जो है वो एक और नाम से जाना जाता है।
इसका नाम है शीन बोन। सुना है ना आपने कई लोगों से कि मेरे को तो शीन बोन बहुत दर्द हो रहा है। तो ये मानव शरीर की जो निचली टांग है ना, जो लोअर लेग होती है, निचली टांग होती है, वहाँ पर होती है। इसकी जो संरचना होती है वो जो हमारी नी होती है ना, घुटने और टखने के बीच जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो मानव शरीर के निचले की जो दो हड्डियाँ होती है, एक टीबिया होती है, एक फिबुला होती है। तो टीबिया अधिक मजबूत होती है और बड़ी भी होती है। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो हमारे टांग में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन यहाँ पे पूरा नाम है आपका बीसीजी का। तो बीसीजी का टीका मुख्य रूप से आपका जो टीबी रोग की जो बीमारी होती है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, इसके लिए लगाया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, जो हमारा खसरा रोग होता है, मिजल्स होता है, खसरा रोग के लिए आपका एमएमआर या फिर एमआर, दो टीके हैं। एक एमएमआर है या एमआर है, ये दो टीके लगाए जाते हैं। उसी प्रकार आपका जो चेचक रोग है, चिकन पॉक्स है, तो चेचक जो आपका जो इरिटेशन हो चुका है, इसके लिए अब कोई टीका यहाँ पे नहीं है। और उसी प्रकार आपका पोलियो, तो पोलियो का खुराक जो है ओपीवी या आईपीवी पोलियो के लिए दी जाती है। तो टीबी रोग के लिए तो भाई बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, व्हाट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर द विच फंगी आर कॉल्ड। तो देखो, जहाँ पे कवकों का अध्ययन किया जाएगा, फंगाई का अध्ययन किया जाएगा, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। देखो, आज की मैराथन थोड़ी छोटी होने वाली है। अक्सर जो हमारी वीडियो जिस लेंथ में रहती है, उसी लेंथ में हमारी मैराथन आज रहने वाली है। बिकॉज आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, मेरा खुद का भी एग्ज़ाम्स आजकल चल रहे हैं, तो जिस वजह से जो है वो मैं ये वीडियोस थोड़ी सी आजकल शॉर्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन आपका एग्ज़ाम है तो मुझे वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, कंपलसरी था। साथियों, उसी प्रकार आपका बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जीव विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम समझ जीवों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी क्या होता है, तो साइटोलॉजी होता है यह जो है वो जहाँ पे हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, मतलब कि सेल्स और आपकी जो उसकी संरचना और कार्य प्रणाली का जब हम अध्ययन करेंगे, उसको हम साइटोलॉजी बोलेंगे। उसी प्रकार आपका इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी मतलब कि पारिस्थितिकी है, जहाँ के अंतर्गत हम जीवों और जो पर्यावरण है के बीच का क्या पारस्परिक संबंध है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आपका जिसके अंतर्गत जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है, उनका अध्ययन करता है इकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, हरित गृह प्रभाव करती है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, CO2 गैस। उसी प्रकार O3 ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस मंडल में वायुमंडल के होती है, तो समताप मंडल में होती है। क्या काम करती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी रेजिस से हमें बचाती तो है, लेकिन आप ये बताइए कि जो ओजोन परत है, इसकी मोटाई को किस में मापा जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध किसे जाना जाता है। तो छोटी काशी के नाम से जो हिमाचल में जाना जाता है, वो मंडी को जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तमाम साथियों को छोटी छोटी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है कि छोटी काशी के नाम से हिमाचल प्रदेश में जो है वो मंडी को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिनी लहासा, तो मिनी लहासा आपका धर्मशाला को कहा जाता है। वॉर मेमोरियल कहाँ पर है, तो वॉर मेमोरियल भी धर्मशाला में है। तमाम बातें, तमाम चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का एलोरा आपका मसरूर रॉकेट मंदिर कांगड़ा में है, और हिमाचल प्रदेश का जो जनता है वो ताबो मठ को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की जो अंगूरों की घाटी है वो रिब्बा घाटी को जाना जाता है, और अगर मशरूम सिटी की बात करें तो सोलन को कहा जाता है। तो तमाम साथियों को आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय मां भगयाणी, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।